आप लोगों का क्या मकसद है? कोशिश ये है कि अगले आज का लेक्चर और एक आने वाला लेक्चर हम इतना आसान रखें कि आम बंदे को भी समझ आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कितने टूल्स इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, आप उन टूल्स को इस्तेमाल करके एक हैंडसम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट की टीम ही, हाँ, ये आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद ये है कि जब आप लोग क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हो तो आपका जो नोमेनक्लेचर है अबाउट एआई वो क्लियर हो। आप हर थोड़ी थोड़ी बात पे टेक के बंदे के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि ये जो पर्टिकुलर जॉब पोस्ट हुई है इसका क्या करें, इसको कैसे लिखें। चैट जीपीटी आपको किसी हद तक आंसर दे सकता है, लेकिन आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। याद रखें, जब हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और बिज़नेस डेवलपमेंट में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये समझना है, कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड करने हैं। और मैं एआई के बारे में एक बात हमेशा कह दूँ, आप कभी भी एआई से कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने ब्रेन में एक स्टोरी बिल्ड नहीं करेंगे अबाउट टूल्स, अबाउट द पावर ऑफ एआई। ये हर बंदे के लिए ज़रूरी है, हर बंदे के लिए। मैं सोशल मीडिया वालों से पूछता हूँ कि आप लोग टेक्निकल नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि एआई की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो कौन से ऐसे टूल हैं जो आपकी जॉब को आसान बना सकते हैं, तो क्या फ़ायदा एआई का। अगर आप सिर्फ उन टूल्स को समझ लेते हो और अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हो, तो एआई कभी आपको रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल तरीके से काम करते रहते हैं और कोई बंदा उठ के आता है, वो एआई के टूल इस्तेमाल करना जानता है, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगा, स्मार्ट होगा, प्रोडक्टिव होगा, और वो आपको बीट कर देगा। और हम कह रहे होंगे कि एआई ने मेरी नौकरी खा गई, एआई मेरी नौकरी खा गई। एआई ने आपकी नौकरी नहीं खाई, आपके लैक ऑफ इंटरेस्ट ने आपकी नौकरी खाई। याद रखें। और ये सबसे बड़ी मिथ है कि हम तो टेक्निकल नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं या मे बी हम एग्रीकल्चर से, हम बैंक से हैं, हम एजुकेशनल सेक्टर से हैं, हमारे लिए एआई नहीं है। तो भाई फिर एआई किसके लिए है? सबके लिए है। बस फ़र्क इतना है, किसी के लिए टूल्स हैं, किसी के लिए एपीआई इंटीग्रेशन है, किसी के लिए डेवलपमेंट है, किसी के लिए मॉडलिंग है, और किसी के लिए कंप्यूटर विजन है, किसी के लिए बहुत सारी फील्ड है एआई के अंदर। वो आप डिसाइड कर लेंगे इसके बाद कि हम कहाँ तक एआई को ले जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ पर्पस। तो अभी तक मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करूँगा, कोई इस रूम में ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल पता नहीं है कि एआई क्या है? हम एआई की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। और एक बात, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, यहाँ सीएस के बच्चे बैठे हुए हैं जो काफ़ी एडवांस हैं एआई के अंदर। कुछ लोग सुन रहे होंगे डिफरेंट ममालिक से, उनको भी एआई का काफ़ी पता होगा। उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग उन लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं जिनको एआई का नहीं पता। तो जब मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाके एग्जांपल्स दूंगा, बहुत बेसिक बात करूंगा, तो आपने बर्दाश्त करना है हमारे साथ, ये देख के कि बाकियों को साथ लेके चलना है। और चंद लेक्चर में आप बचेंगे और हम बचेंगे और कोई नहीं बचेगा क्योंकि लोगों ने छोड़ के जाना है, वो हमें पता है। सो दिस इज़ व्हाट द प्लान इज़। तो नंबर 1, कोई बताया कि जिसको एआई का नहीं पता यहाँ पे? डोंट बी शाय, हम सीखने के लिए हैं, सब सीखने के लिए हैं। आप कह रहे हो कि आपको एआई का नहीं पता, ठीक है? एनीवन एल्स? सो मेजॉरिटी को एआई का पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं बहुत ले मैन लैंग्वेज पे जाऊँ तो कंप्यूटर के थ्रू हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान भी कर सकता है। लेकिन इसको 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, नैरो एआई एंड जनरल एआई। ठीक है, एआई की 2 इकसाम हैं, ये समझ लें। हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, जो साई-फाई मूवीज़ आप देखते हैं जिसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल 20-30 साल आगे जाके एआई दिखाया जाता है, हम देखते वो हैं। और जो प्रैक्टिकल इस वक्त एआई इम्प्लीमेंट हुआ है, जो आपकी लाइफ में आ गया, कंफ्यूज उसको उससे कर देते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग जॉब जाने से सिर्फ इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि इतने स्मार्ट रोबोट्स आ गए हैं जो एक दूसरा रोबोट बना सकते हैं खुद से। एक मशीन दूसरी मशीन बना सकती है, एक मशीन हमारी तरह इंटेलेक्चुअल काम कर सकती है। वो जनरल एआई में आता है। जो आप मोस्टली एआई देख रहे हो उसको आप नैरो एआई कह रहे हैं, शैलो एआई कह रहे हैं, बहुत से नाम हैं उसके। ठीक है, ये है हमारा जो ये पूरा कोर्स होगा वो नैरो एआई के अंदर होगा, जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको जनरल एआई का पता होना चाहिए कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से बहुत दूर है।
जब एक मशीन इंसान की तरह इंटेलेक्चुअली सोच रही होगी, जनरेट कर रही होगी, एक मशीन से दूसरी मशीन भी निकाली जा सकेगी, बहुत दूर है कॉन्सेप्ट, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो नैरो एआई है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये किया जा रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ डोमेन्स में चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है, जहाँ इंसान की बेसिक थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग। पहले हम लोग कंटेंट राइटिंग लिखते हुए कैसे करते थे? सोचते थे, लिखते थे, अनडू करते थे, रीडू करते थे। सो नैरो एआई वो है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके ह्यूमन प्रोसेस को, जो ह्यूमन थिंकिंग है, बेसिक ह्यूमन थिंकिंग को ऑटोमेट किया जा रहा है। कंटेंट राइटिंग आपके लिए आसान कर दी गई है, ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, IoT के बारे में मैं बता चुका हूँ, IoTs आ गए, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो AI को यूज़ करती हैं, ठीक है। और बहुत सी आप अपने इर्द गिर्द एप्लीकेशन देखेंगे। और एक बात आप लोग समझ लें सारे के सारे, हमें इतना अर्जेंटली ये सेशन 4 महीने का करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि 80-90% लोग, और जो 10% या 15% मैं नहीं कह रहा, वो डेटा साइंस के लोग हैं, AI के लोग हैं। 80-90% लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि AI कितना तेज़ी से आपकी ज़िंदगियों में आ रहा है। हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं ना, 10-15-20 AI के टूल जो है वो लॉन्च हो जाते हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं 10-15-20 AI के टूल्स लॉन्च हो चुके होते हैं, इतना जल्दी। हर डोमेन के अंदर प्लगइन्स आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं। तो अब मैं आपको 3 बेसिक टर्म समझाऊंगा। मैंने इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। हमारे जो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा AI का। AI में डाइव इन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और इस चीज़ को कैसे कवर करेंगे। इस 4 महीनों में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो हमारा गोल क्या है? हमारा पहला गोल है स्किल डेवलपमेंट। जब आपको पता ही नहीं होगा कि AI है क्या, AI की पावर क्या है, AI के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो AI की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। और जब हमारा नौजवान AI की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जितनी स्पीड में AI आ रहा है उसने पूरी दुनिया ही बदल के रख देनी है। और जब हमारी आंख खुली होगी हम रेस में बहुत पीछे रह चुके हुए होंगे। मेक सेंस? सो हमने स्किल डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद ये जो फिज़िकल क्लास हमने अरेंज किया, हमने हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करनी है। यहाँ मैं एक चीज़ समझाता जाऊँ ऑनलाइन वालों को कि जितने लोगों ने 7 स्किल्स पे जाकर रजिस्टर किया हुआ है उन सब के ईमेल्स हमारे पास हैं। और हम उनको असाइनमेंट्स भी भेजेंगे, छोटे छोटे टास्क होंगे डिफरेंट टेक के, छोटे छोटे एंड में छोटा सा प्रोजेक्ट भी भेजेंगे ताकि वो प्रैक्टिकली कर सकें। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं अपनी मशीन्स, आई होप कि आप सबके साथ हैं। हमने यहाँ पे भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर छोटे छोटे काम करने हैं, ठीक है। और ऑनलाइन जितने भी लोग हैं उनको हमने छोटे छोटे काम भेजने हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला गया है, पीपल आर प्रेफरिंग कि यार AI इज़ अबाउट कोडिंग। नो, AI इज़ नॉट अबाउट कोडिंग। कोडिंग इज़ जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ AI. That's it. AI is about problem solving and critical thinking. मशीन को भी यही सिखाया जा रहा है। जब मशीन की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी तो वो बन जाएगा जनरल AI एक दिन, मैनी ईयर्स टू कम। लेकिन जब वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे ना उसको, तो वो हो जाएगा। तो अभी बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, तो हमने वो आप लोगों के अंदर डिवेलप करना है। जब 4 महीने आप इस में से गुजरेंगे, कभी कोई चीज़ समझ में आएगी, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप इसमें से जब गुजर के आगे जाएंगे आपका ब्रेन जो है वो आप लोगों को आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, उस तरह से सोचना शुरू कर देगा। ये पूरा कोर्स डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपसे ज़्यादा काम करें, हम कम बोलें, राइट। देन नेक्स्ट इज़ दैट इफेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद है फोस्टिंग द कल्चर ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग। मैं इसको ईजी वर्ड में बता रहा हूँ कि हम लोग अगर शेयर कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे, इंशाल्लाह 4 महीनों बाद आगे जाके शेयर करेंगे, तो एक कल्चर पैदा होगा कि यार सीखो और आगे सिखाओ। ज़ेवन सॉल्यूशन ने बहुत काम किया, एक हिस्ट्री है 5 सालों में, हमने ग्रो किया है। और जो हमने ग्रो किया है वो बहुत सी गलतियाँ की। जहाँ 1 महीना का लगाना था हमने वहाँ 6 महीने लगाए, जहाँ साल लगाना था हमने 2 साल लगाया। लेकिन हम सीखे तो यहीं से हैं।
तो हम आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोग सीख के आगे शेयर करो। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान में जगह जगह से उठेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस से उठेंगे, डिफरेंट NGO से उठेंगे, और फिर देखेंगे एक नेटवर्क बन जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? AI तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा। लोगों तक AI तेज़ी से पहुंचेगा और हम शायद इतना पीछे नहीं रहेंगे जितना पीछे हम हो चुके हुए हैं, और खुदा ना खास्ता आगे हो ना जाए। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ऑलमोस्ट, पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, पूरी दुनिया AI को समझ रही है, पूरी दुनिया न्यू टूल समझ रही है। जब हम सुबह उठते हैं तो ट्विटर पे जाके अगर हम पॉलिटिक्स ना देखें, दूसरी साइड देखें, जो कि थोड़ा मुश्किल सा काम है, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हर रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं और वो हर मोस्टली लोगों के लिए नहीं है। तो हम क्या हुआ, हम रेस में हैं इस वक्त। तो हम वो एक कल्चर पैदा करना चाहते हैं कि लोग इसको अडॉप्ट करें। अगला एजेंडा हमारा ये होगा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तरह माजरत के साथ सिलेबस हम आपके माइंड में ठूसने वाले नहीं हैं, काम आपसे हम करवाएंगे, आपको करना है काम खुद से आगे जाके, जो टेक्निकल लोग हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल शेयरिंग नॉलेज, मैं इस पे बात कर चुका हूँ। हमारे लेक्चर्स होंगे, आप लोगों को प्रीटी सिंपल लेक्चर डिलीवरी है, वैल्यूएशंस होंगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स होंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट हम आपको एंड पे देंगे, कंप्लीशन होगी। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट आप कर रहे होंगे तो मेरी कोशिश होगी कि एक टीम बना रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को कंसिस्टेंटली सपोर्ट दे रही होगी, राइट। उसके बाद गाइडेंस एंड सपोर्ट, ये हम दे रहे होंगे। तो यहाँ तक वी आर गुड। लेक्चर का सारा जो है हमारा थीम समझ में आ गया। वर्क एथिक्स में मैं बात कर लूँ, जो लोग इन हाउस आए हुए हैं, सामने लिखे हुए हैं वर्क एथिक्स। और उसके बाद आप लोग अकाउंटेबल हैं और पॉजिटिव रहना है दूसरों के लिए। जब आप सवाल जवाब कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, तो कोशिश करें ChatGPT को यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद से काम करेंगे, राइट। उसके बाद हमारे एवेल्यूएशंस होंगी, जिसके अंदर क्विज़ भी होंगे, मैंने आपको भूल गया था, क्विज़ होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन का बता दिया। एंड में हम आपसे एक प्रेजेंटेशन मांगेंगे कि आपने इन 4 महीनों में क्या सीखा। मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि हम इस प्रेजेंटेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हर महीने एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए और हम इस पूरे सेशन को उस लिहाज से ट्वीक करते रहें। सो नाउ आप लोगों को समझ आ गई होगी इस कोर्स की। अभी तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दें। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा। सो अभी तक कोई सवाल बोलें, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोलने की वैल्यू है, मार्क्स हैं। सवाल नहीं, अगर है तो सवाल पैदा करें, और वहाँ से सवाल पैदा करें जहाँ से सवाल ही नहीं पैदा होता। इट्स ओके, क्योंकि आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं रफली, ये कितने टाइम की बात है कि इंसान नैरो से? सवाल ये है कि हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कब पहुंचेंगे, और इसका बड़ा एक्यूरेट जवाब है पता नहीं। और मैं बता रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। बट एक 1.5 डेकेड तक तो कंफर्म है, 2 डेकेड तो कंफर्म है, आई डोंट नो, बट ये किसी को नहीं पता। दिस विल बी टू अर्ली, मैं कोई भी क्लेम नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन होगी, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी देखो ना। अभी एक GPT का मॉडल बना, GPT-4 आया, GPT-5 पे GPT बनाने वालों ने कहा कि भाई बस करो, ब्रेक लगा दो। दुनिया बोलना शुरू हो गई है। युवाल नोआ हरारे ने अभी प्रोग्राम किए हैं कि अगर आपने यहाँ AI को लीगलाइज नहीं किया तो एक्चुअली AI नुकसान करना शुरू कर देगा। वो करना शुरू कर दिए हैं किसी हद तक, और उन्होंने एडमिट किया है, ओपन AI ने एडमिट किया है कि हमने ये जो सिस्टम मॉडल बनाया है, हमें नहीं पता था कि ये इतना अच्छा मॉडल बन जाएगा। मतलब कि फिर यहाँ से एक बात निकली कि इसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल एडवांसमेंट्स। अभी तक भी जो एडवांसमेंट हो रही है एक किसी हद तक ही अनकंट्रोलेबल है। तो जनरल AI तो भाई फिर वो मूवीज़ वाली बात ही होनी है, तो उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
फिर एक सेशन जो है वो डॉक्टर साहब का है, जिसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एआई, एमएल, डेटा साइंस, जितनी टर्म्स आपको तंग कर रही हैं और हमने खिचड़ी सी मलगूबा सा बनाया हुआ है ना, उसको अलग अलग करके रखेंगे और फिर एक सीक्वेंस डेवलप करेंगे, उसके साथ चलेंगे। नॉन टेक्निकल लोग हमें प्लीज़ छोड़ के ना जाएं, अभी अभी आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर हमने 7 सॉल्यूशन की सोशल मीडिया टीम और बिजनेस डेवलपमेंट टीम को भी बुलाया हुआ है, ताकि उनके टेक्निकल जार्गन्स को हम ठीक कर सकें और वो इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, सो बेसिक से चलेंगे और कुछ थ्योरी मैं बताऊंगा और फिर डॉक्टर साहब आके इस पीपीटी को यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे और फिर जाके मैं पीछे से टेक्निकल चीज़ों को देख लूँगा। सो एआई का हम लोगों को पता चल गया। एआई के अंदर डिफरेंट काम होते हैं। मैं आपको मेजरली बताऊँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, लेकिन 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ अगले 4 महीने चलेंगे और मैं इनको बहुत लो लेवल पे तोड़ूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट मॉडल्स। मॉडल क्या है, मॉडल को समझ लेते हैं, मॉडल ट्रेन कैसे होता है वो समझ लेते हैं, डेटा क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं एक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एग्जाम्पल में बंद कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में स्टोरी बिल्ड हो जाए। मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर आपने एआई को समझना है एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन, यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी है। तो अब मैं वो स्टोरी बिल्ड करने जा रहा हूँ जो 4 महीने चलने वाली है आपके माइंड में। सो प्लीज़ बी केयरफुल और उसको ध्यान से सुनें। इमेजिन करें कि आप लोग एक कारोबार शुरू कर रहे हैं। आपने क्या किया कि आपने कहा जी मैं एक मैकेनिक हायर कर लेता हूँ और मैं बाहर से गाड़ियों का कोई काम पकड़ूंगा, गाड़ियों के बारे में समझूंगा और मैकेनिक से पूछूंगा और क्लाइंट को बता दूंगा। मैं खुद मैकेनिक नहीं हूँ, मैंने एक मैकेनिक हायर किया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मैकेनिक लाया, उसके पास गाड़ी को कुछ स्किल्स थे, कुछ नहीं थे। आप उस मैकेनिक को समझ लें वो एक मॉडल है। अच्छा ठीक हो गया, वो एक मॉडल है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से समझ लें। आपने उस मैकेनिक को बताया ये फरारी है, ये ऑडी है, ये टोयोटा है, इसका इंजन ऐसे है, इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसे है, ये पढ़, ये किताब पढ़ ले, ये ट्यूटोरियल देख ले, ये वीडियो देख ले। आप उस मैकेनिक को स्मार्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप उस मैकेनिक को दे रहे हैं, ये वो डेटा है जो उस मॉडल को ट्रेन कर रहा है। फीड करें, क्या तुम्हें ऑडी का भी पता होना चाहिए, तुम्हें मर्सिडीज का भी पता होना चाहिए, तुम्हें BMW का भी पता होना चाहिए। तो आप उस मैकेनिक को थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं। आप बेसिक मैकेनिकल है और उसको इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में डाली और वो थोड़ा ट्रेन हो गया। जब आप नहीं सारा डेटा पढ़ रहे, डेटा वो मॉडल पढ़ रहा है, आप उसको बता रहे ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये देख लो, ये देख लो, तो उसने सारा कुछ अपने दिमाग में रखा, प्रैक्टिस की, जो भी किया। अब एक क्लाइंट का फ़ोन आता है कि यार मेरी मर्सिडीज़ फलां जगह बंद है, मुझे कुछ समझा दो। आप मैकेनिक से पूछते हो और उसको बता देते हो। तो आप पता है क्या कर रहे हो, एक और टर्म है API। आप इस वक्त API का रोल प्ले कर रहे हो। API क्या होती है, वो मॉडल से बात करती है और आपको रिजल्ट देती है। आप चैट GPT के पास जाते हो, सवाल करते हो, वो पीछे किसी मॉडल से बात करता है और आपको जवाब देता है। तो बीच में क्या लगी हुई है, APIs। प्लीज़ समझ लें, क्योंकि API से आपने लाखों रुपए कमाने हैं। हम भी अभी तक API लेवल पे काम कर रहे हैं ज़्यादातर, हमें राइट, हम ज़्यादा API लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप एज एन API कर रहे हैं, तो स्टोरी बिल्ड हो रही है। फिर आपने सोचा कि यार मैकेनिक वाला कारोबार तो बड़ा मज़ेदार है, मैं एक शेफ़ भी ले आता हूँ, एक कुक ले आता हूँ। अब मैं लोगों को ऑनलाइन खाना बनाना सिखाता हूँ। तो आप एक कुक लाए और उसे कहा कि यार ये लिस्ट ऑफ डिशेस है, ये तुम सीख लो, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई, ये किताब पढ़ लो, ये वीडियो देख लो। तो आपने एक नया मॉडल लाए, उस मॉडल को कहा कि ये सारा कुछ पढ़ो, वो ट्रेन हो गया। तो अब आपके पास 2 मॉडल्स हैं, एक मैकेनिक है, एक शेफ़ है। मैकेनिक को शेफ़ का नहीं पता, शेफ़ को मैकेनिक का नहीं पता। आप API हो, बाहर से अगर किसी की गाड़ी ख़राब होती है तो आप रिक्वेस्ट लेते हो, मैकेनिक को देते हो, मैकेनिक आपको जवाब देता है, आप उसको वापस कर देते हो। सो आपने मॉडल से इंटरेक्ट किया, ठीक है। एंड देन तो आप चले गए एक मॉडल के पास, आपको दूसरी फ़ोन कॉल आई और आपको लगा कि आपने जाना है शेफ़ के पास, कोई शेफ़ रिलेटेड क्वेरी है। तो आपने शेफ़ से बात की और उससे इंफॉर्मेशन सारी लेके आगे भेज दी, ठीक है। तो आपने शेफ़ से इंफॉर्मेशन ली, तो आपने दूसरे मॉडल से बात की। इसी तरह करता है AI, कि AI आपका सवाल लेता है, पीछे किसी मॉडल से बात करता है। तो AI ने क्या किया,
चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी ने 80% डेटा अपना ट्विटर से लिया, बहुत सारा डेटा उठाया और मॉडल को फीड कर दिया। ये जो जीपीटी आपको जवाब दे रहा होता है, ये हमारा डेटा है, ये हमारे डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो मॉडल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एपीआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, डेटा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ट्रेनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ट्रेनिंग, डेटा, मॉडल, एपीआई, इन्होंने 4 महीने आपके दिमाग में घूमना है। तो अगर ये स्टोरी बन गई है ना एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन, तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। एक चीज़ मैंने भी नहीं बताई, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। अब ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में क्या होता है कि आप एक मैकेनिक को लाए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपको कैसे पता कि जब हमने मैकेनिक को BMW, फरारी, मर्सिडीज़, इन सारी गाड़ियों के बारे में बताया, इसको समझ भी आई है कि नहीं आई, कैसे पता चलेगा हमें? तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डेटा अपने पास रखते हैं जिसका आंसर्स हमें पता होते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं उसको कि यार ये जवाब सही दे रहा है। इसी तरह से मॉडल ट्रेन होते हैं। इस तरह से बार्ड ने जब लॉन्च किया था तो ऐसा ही था। और अक्सर जो आप किसी प्रमोशनल वीडियोस या कोई पिक्चर देखते हैं तो उन्होंने प्री ट्रेन डेटा और टेस्टिंग डेटा, उनको पता होता है ये बोलूँगा तो इसका जवाब ठीक ही आएगा। अब उन्होंने पहले प्रॉम्प्ट्स और सारा कुछ बना के रखा होता है। मॉडल, एपीआई, डेटा ट्रेनिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में किसी को भी फ़र्क अभी तक कोई क्लियर ना हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कहना नहीं चाहता, बट एआई का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अब क्या होगा, स्मार्ट मॉडल। जब ये मॉडल स्मार्ट होते 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 बहुत स्मार्ट हो जाएंगे तो समझ लें आपने नैरो एआई से जनरल एआई तक का सफ़र कर लिया, राइट। तब भी मॉडल होंगे, तब भी डेटा होगा, तब भी डेटा को फीड किया जा रहा होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो अगली बड़ी लड़ाई होनी है वो डेटा पे होनी है? जो इस वक्त सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डेटा पे हैं, क्योंकि एआई इज यूजलेस विदाउट डेटा। एआई यूजलेस का मतलब बिकॉज आपके मॉडल जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मॉडल इज यूजलेस विदाउट डेटा। आपका वो मैकेनिक जिसने किसी गाड़ी का नाम ही नहीं सुना, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है, कोई नई गाड़ी बनी, डेटा अवेलेबल ही नहीं, तो क्या करेंगे? आज आप जाएं, जीपीटी खुला होगा, जीपीटी से पूछें व्हाट इज स्टेबल डिफ्यूजन, ठीक है, जीपीटी ने हाथ जोड़ लेने आगे से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मेरे ख्याल में 22 में आया ये जी, ये 22 में आया, और जीपीटी की ब्रेक ये 2021 में लगी है। 2021 में। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिस पे जीपीटी आपको जवाब नहीं देगा। आप जीपीटी से आज सवाल करें कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो है वो ऐसी क्यों है, जीपीटी आपसे कहेगा मुझे माफ़ करो। वैसे तो इस बात पे मैं भी कहूँगा मुझे माफ़ करो, लेकिन जीपीटी ने, मैंने ये 4 महीने लेक्चर पूरे करने हैं, तो जीपीटी ने तो माफ़ी मांगनी है आपसे, ठीक है, क्योंकि उसके पास रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इस वक्त करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? उसके मॉडल को वो इन्फॉर्मेशन फीड नहीं की गई। सो ये सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। तो आप बेसिक एआई की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। फॉर्मल डेफिनेशन जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड अलाउ कंप्यूटर टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। सो सोफिस्टिकेटेड। या इतना मुश्किल लिखा है, या भी आपको पड़ेगा। लेट मी डू द ऑनर्स। अच्छा, तो एक सेकंड, मैं इसको अगला क्या है, ठीक है। हाँ। तो अब हम थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने आज भी लीनियंट रखना है। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करना है ना, ML, AI, इन सारी चीज़ों का। आप लें, मैं एक गिलास पानी पी लूँ। हाँ, श्योर। ओके, सो इस डेफिनेशन में, थैंक यू सो मच। आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाऊँ। इस डेफिनेशन में आपको कुछ वर्ड्स रेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या वर्ड्स हैं? ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद क्या है? I want you to say that actually. Methods, और एक पूरी लाइन रेड है। अब आपने सिर्फ रेड पढ़ने हैं, ब्लैक को भूल जाए, समझे? ब्लैक एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या समझ में आया? सबसे पहली बात ये है कि कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस की और बहुत सारी ब्रांच है। IoT एक ब्रांच है, ब्लॉकचेन दूसरी ब्रांच है, साइबर सिक्योरिटी तीसरी ब्रांच है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिजिटल फोरेंसिक एक और ब्रांच है। यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, आउट ऑफ विच देयर इज़ वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर साइंस की इस ब्रांच में हम पढ़ते क्या?
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्रांच अलग क्यों है? सारी कंप्यूटर साइंस, अगर आपने ज़रा सा भी कंप्यूटर यूज़ किया, आपको पता है कंप्यूटर में आप कोड लिखते हैं, कंप्यूटर उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, आपका काम हो जाता है। सारी कंप्यूटर साइंस इसी तरह चलती है। लेकिन हमें कंप्यूटर्स को सिखाना है और हम चाहते हैं हम एक्सप्लिसिट कोड भी ना लिखें। अच्छा, बाय द वे एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि आदिल ये करो, अहमद ये करो, असद ये करो। सो आई एम एक्चुअली टारगेटिंग अ पर्सन एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अब कोडिंग जब हम करते हैं तो हम एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अगर हम वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन लिखते रहे तो ये कन्वेंशनल कंप्यूटर साइंस है। लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर्स लर्न करें, लेकिन हमें एक्सप्लिसिट कोड ना लिखना पड़े। तो इसका मतलब है कि ये काम करने के कोई बहुत सारे मेथड्स और तरीके होंगे, और अगर ये मेथड्स और तरीके बहुत सारे हैं तो दे डिमांड कि उनके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस हो जिसमें उन्हें स्टडी किया जाए, और उस ब्रांच का क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? सो इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें हम ऐसे एल्गोरिदम्स, ऐसे तरीके, ऐसे मैकेनिज्म स्टडी करते हैं जिन्हें यूज़ करके कंप्यूटर बगैर प्रोग्रामिंग के सीख लेते हैं। सो दैट इज़ एआई। अच्छा, ये तो था व्हाट। अच्छा, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमें देखना चाहिए व्हाट, व्हाई, देन हाउ। सो वी डू नो दैट कि व्हाट इज़ एआई। अगला क्वेश्चन है, वैसे इस क्वेश्चन को इरफान ने बहुत अच्छा एड्रेस किया है कि वाई एआई, लेकिन हम ह्यूमंस जो है ना, हम इंसेंटिव पे चलते हैं, और एआई को पढ़ने का एक इंसेंटिव आपके सामने लिखा हुआ है $13 ट्रिलियन। अच्छा इंसेंटिव है, $13 ट्रिलियन अच्छा इंसेंटिव है ना। सो इसका मतलब है कि एआई 2030, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसने अपनी एआई की रिपोर्ट प्रेजेंट की, और इन्होंने कहा कि एआई जिस तरह से ग्रो कर रही है 2030 तक ये जो वैल्यू जनरेट करेगी, वो वैल्यू जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $13 ट्रिलियन। $13 ट्रिलियन कितनी बड़ी अमाउंट है। ये याद रखे, पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए अभी, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, और मैं $13 ट्रिलियन कह रहा हूँ। सो यू सी द स्कोप ऑफ एआई जनरेटिंग द वैल्यू। तो अगर एक टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट हो रही है, तो हमें उसे सीख लेना चाहिए। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये जो वाई है ये ज़्यादा अपीलिंग है। जब हम डॉलर्स देखते हैं ना तो हमें चीज़ ज़्यादा अपीलिंग लगती है। सो एआई इज़ अपीलिंग एज अ सब्जेक्ट, बट एआई इज़ अपीलिंग एज अ वैलिड कैरियर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इधर एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा, एआई जो डेवलप करते हैं ना वो साइंटिस्ट होते हैं। हाँ, आम लोग समझते हैं कि यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, हम कैसे यूज़ करेंगे। आप लोग बाइक चलाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आपने बाइक बनानी भी है। बाइक बनाने वाले ने एक वेल डिफाइंड इंटरफेस आपको दे दिया, यार ये क्लच है, ये रेस है, ये गेयर्स है, इनको तू इस्तेमाल करना सीख ले, बाइक चला ले। अब आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं कि बाइक का इंजन कैसे काम करता है, उसके प्लग्स जो हैं वो जल के करंट कैसे देते हैं, वो करंट पेट्रोल को कैसे मैनेज करती है, उसकी फ्यूल टू एयर रेशो क्या, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यू डोंट नीड टू नो दैट। सो हमारा इस कोर्स में जो मकसद है वो आपको एमएल इंजीनियर बनाना नहीं है, आपको एमएल साइंटिस्ट बनाना नहीं है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। नो, हम आपको वो जो डेवलप्ड एआई है वो यूज़ करना सिखा देंगे। जैसे एक कंपनी ने बाइक बनाई, उसने इंटरफेस दे दिया, अब आप उस इंटरफेस को यूज़ करते हो, उसे यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट आप जितनी भी मशीन्स देखते हैं वो सारी मशीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक वेल डिफाइंड इंटरफेस है, उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करना सीख लें, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, ठीक है। सो
सो वो विल बी, इस कोर्स का जो एक मकसद है वो है कि हम AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपना कैरियर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट भी हो गया, वाई भी हो गया। अब हम आगे की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे इरफान ने थोड़ा सा आइडिया हमें दे दिया था कि AI जो है इसको दो ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। अच्छा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को मैं बड़ा ब्रीफली इस टॉपिक पे टच करूंगा क्योंकि इरफान ने बहुत अच्छा इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है कि हर वो AI जो एक पर्टिकुलर काम करती है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, और जितने ज़्यादा एडवांसेस हम देख रहे हैं AI में वो सारे के सारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। अच्छा, अब जनरल पब्लिक जो है ना, जब वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की ये एडवांसेस देखती है तो उनके दिमाग में वो सारी हॉलीवुड की मूवीज़ किक इन हो जाती हैं, वो टर्मिनेटर 2 और वो समझते हैं कि किलर रोबोट जो है ना वो आ रहे हैं और अब उन सब ने हमें गोली मार देनी है। हाँ, तो ये जितने भी, मतलब एक बात याद रखें कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो है वो आपको मारने की अभी उसमें सलाहियत नहीं है, वो मार नहीं सकती अनटिल अनलेस आप खुदकुशी ना करना चाहें, वो दैट इज समथिंग एल्स। सो अब ANI और AGI में फ़र्क क्या है? AGI का मतलब है हर वो काम मैं कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। इसका मतलब है कि मशीन सोच सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, इमोशन रख सकती है, खुद डिसीजन कर सकती है, और जैसा कि इरफान ने कहा वी आर फार अवे फ्रॉम इट। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है 2022 के अक्टूबर से पहले हम ANI में भी बहुत अच्छे नहीं थे, बट ऑल ऑफ अ सडन चैट जीपीटी आया और दुनिया चेंज हो गई। सो इसीलिए जब आपने पूछा ना कि हम AGI से कितने दूर हैं, नो बडी नोज। मे बी इट्स अराउंड द कॉर्नर और मे बी इट्स लाइक डेकेड्स अवे, नो बडी नोज। लेकिन हम ये जो चैट जीपीटी और ये है ना, इसको हम बेबी AGI या स्पार्क्स ऑफ AGI का नाम देते हैं कि ये AGI की तरफ कुछ स्टेप्स ज़रूर हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस है या जितनी एडवांसमेंट अभी हो रही है AI में वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो या आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस में। गुड, ओके। सो हाउ टू डू AI, व्हाट, व्हाई, हाउ। सो नाउ वी आर एट हाउ। अच्छा, अब AI को करने के पहले भी तरीके थे, लेकिन AI का जो अब AI के टूल्स बनाने का या उन मेथड्स को स्टडी करने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है ना, उसका नाम है मशीन लर्निंग, ठीक है। अब इधर भी मैंने वही ट्रिक किया है, मैंने एक डेफिनेशन तो बड़ी खौफनाक सी लिखी है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रेड है, तो आपने पहले सिर्फ वो रेड वर्ड्स पढ़ने हैं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात इसमें यह है, इट्स अ ब्रांच ऑफ AI ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस थी, ML ब्रांच है AI की। इसका मतलब है कि AI की और भी सब ब्रांचेस होंगी, लेकिन उसमें से मैंने लिखा द मोस्ट पॉपुलर वे टू डू AI, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी पॉपुलर है और आगे हम देखेंगे कि इसी का एक सबसेट है जो इससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सो इट्स अ ब्रांच, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ AI विच फोकसेस ऑन मेथड्स। हम क्या स्टडी कर रहे थे, वो मेथड्स जिन्हें कंप्यूटर यूज़ करे तो सीख ले, लर्न कर ले। तो इसका मतलब है कि जो AI का गोल है, ML का भी गोल वही होगा लेकिन मोर स्पेसिफिक होगा, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होगा। अब कंप्यूटर ने सीखना कैसे है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस डेटा से, जितना डेटा अवेलेबल है उस डेटा से सीखना है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग और क्लासिकल AI में फ़र्क ये है कि मशीन लर्निंग प्रीवियस डेटा यूज़ करते हुए सीखती है। तो आपके जहन में सवाल आएगा तो पिछली AI कैसे सीखती थी, बड़ा सिंपल सा सवाल। तो इसके लिए मैंने एक फिगर रखी है आपके लिए। क्लासिकल AI जब 1970s में आई थी तो उन्हें हम नाम देते थे एक्सपर्ट सिस्टम या नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है। कितने खौफनाक नाम लगते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, माउथफुल टाइप के।
असेंशली ये सिस्टम क्या करते थे, ये सिस्टम इफ एल्स करते थे, लेट्स पुट इट दैट वे। इफ एल्स कैसे करते थे, जितने रूल्स थे किसी एक्सपर्ट के, फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूं या मैं एक लॉयर हूं, आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है जो लॉयर है, तो आप क्या करेंगे, एक लॉयर को हायर करेंगे, बंच ऑफ लॉयर्स को हायर करेंगे, कहेंगे यार ये केस हो ऐसे लड़ना है, ये केस हो ऐसे लड़ना है, ये केस हो ऐसे लड़ना है। सो यू आर गोइंग टू ऐड रूल्स आफ्टर रूल्स आफ्टर रूल्स आफ्टर रूल्स, तो आप रूल ऐड करते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, रूल्स सिस्टम के अंदर है। अब एआई क्या है, रूल्स, बंच ऑफ रूल्स, अलॉट ऑफ रूल्स। इनपुट आएगी, कोई ना कोई एक रूल किक इन होगा, आउटपुट आ जाए। सो ये थी हमारी क्लासिकल एआई। इसमें मसला क्या है, कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन द क्लासिकल एआई? रूल नहीं होगा तो एआई कुछ भी नहीं कर सकेगी। वेरी गुड। एक बात और, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। दूसरी बात, और आप कितने रूल्स ढूंढेंगे? और तीसरी बात यह कि ये रूल्स निकाल कौन रहा है, ह्यूमन एक्सपर्ट। अगर किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है तो एआई भी नहीं है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि जो क्लासिकल वे ऑफ डूइंग एआई था, दैट वाज वेरी लिमिटेड, ठीक है। क्यों? ये जो बहुत ज्यादा रूल्स है ना, इसे हम कहते हैं कि ये स्केलेबल नहीं था। स्केलेबल होता है कि अगर कोई काम 5 लोगों के लिए हो सकता है तो वो 5 लाख लोगों के लिए भी हो सकता है। दैट इज स्केलेबिलिटी, कि मैं 5 लोगों के लिए एक चीज़ बनाऊं, 50,000 भी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अब अगर मैंने क्लासिकल एआई बनाई है 5 रूल्स है, 5,000 रूल्स ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल तरीका था, दैट वाज नॉट द वे टू गो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार बजाय रूल्स ह्यूमन निकाले और हम आउटपुट ले एआई से, व्हाई नॉट रिवर्स इट? आपके पास इनपुट्स हैं, आपके पास आउटपुट्स हैं। यू गिव द सिस्टम इनपुट आउटपुट पेयर्स, और आप सिस्टम से कभी भाई रूल्स निकाल दे जितने भी तुझे पता है, ठीक है। तो अब एआई क्या कर रही है, मशीन लर्निंग में वो रूल्स या वो एक फंक्शन जो है वो लर्न कर रही है, ठीक है। और जब वो लर्न कर लेती है तो अब आप जब भी इनपुट देते हैं वो रूल्स, क्योंकि अब वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एआई के एल्गोरिदम्स ने खुद लर्न किए, तो वो आपको आउटपुट दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो आप रूल्स लर्न कर रहे हैं, इसको हमने एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया है, ट्रेनिंग द मॉडल। मैंने मॉडल ट्रेन किया। स्टोरी क्लिक हुई? Does that make sense? I hope I'm not boring you. स्टोरी क्लिक हुई जब आप मॉडल की और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, क्योंकि आज हमारी ख़ास तौर पे ऑडियंस में नॉन टेक्निकल लोग हैं। एक काफ़ी देर से स्क्रीन पे वर्ड नज़र आ रहा है, एल्गोरिदम, ठीक है। कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि एल्गोरिदम क्या होता है? बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि मैं उस लेवल्स पे जाके समझाऊँ कि एल्गोरिदम होता क्या है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा, और सिर्फ उनसे पूछूंगा जिनके हाथ खड़े नहीं थे। Here we go. You put them in tough spot. Here we go. सब घबराते हैं ना। देखो, एल्गोरिदम मॉडल के, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था हमसे एक लाइव सेशन में, मॉडल एंड एल्गोरिदम के बीच में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको एल्गोरिदम को भी एक स्टोरी में बिल्ड कर देता हूँ, ताकि जब यहाँ से हम आगे जाएंगे आसानी हो जाएगी। आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में देख लें, हमने अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं। हमने अपने ऑफिस में कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि यार हमने ग्रो कैसे करना है, या प्रोजेक्ट आने के बाद हम डिलीवर कैसे करेंगे। वो इन एक्शन से गुजरेगा, इन स्टेप से गुजरेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर कंप्लीट होगा तो इधर जाएगा, नहीं कंप्लीट होगा तो वापस दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो हमने पूरा एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो आप उसे कह सकते हैं कि टेक्निकली ये हमारा एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? इट्स सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के बेस में डिफरेंट होता है, और हर मॉडल के अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मॉडल को भी पता होता है कि मैंने ट्रेन कैसे होना है, मैंने जवाब कैसे देना है। जीपीटी को भी पता है कि मैंने माफ़ी कहाँ मांगनी है, मैंने जवाब आपको कैसे देना है, क्योंकि जीपीटी का भी एल्गोरिदम है पीछे, वो किस तरह से चलेगा। इनिशियली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जीपीटी को लोगों ने ट्रिक कर दिया,
ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली कि यार जो नहीं थी। और टॉरेंट की क्या एग्जांपल थी? टॉरेंट उन्होंने कहा था कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे बता दो ताकि मैं इससे बच सकूं। पहले उन्होंने सवाल किया जीपीटी से कि मुझे टॉप 10 टॉरेंट्स की वेबसाइट दे दो। जीपीटी ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एल्गोरिथम ने कहा, जब एल्गोरिथम को कहा गया था जब तुमसे कोई ऐसा सवाल करे तो तुमने ये जवाब देना। तो अगले ने सवाल किया चलो मुझे ऐसी साइटें बताओ जो मैं इस्तेमाल कभी ना करूं, तो उसने वही निकाल के दी थी। तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो उसका कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो ये होता है एल्गोरिथम, जो मॉडल जो है आपके एल्गोरिथम पे बेस होते हैं। सर इसको रैप अप करेंगे। एल्गोरिदम का आपको आइडिया इरफान ने दे दिया, मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लूँ। एक तो डेफिनेशन है कंप्यूटर साइंस की कि एक डेफिनेट स्टेप्स हैं, जब आप वो करेंगे तो गारंटी है आपको आउटपुट भी मिलेगी और वो टर्मिनेट भी होगा, बट ये समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, एल्गोरिदम की एक सिंपल एग्जांपल है कि रोटी पकाने का एल्गोरिदम, वो काम करेंगे तो आखिर में रोटी पक के तैयार होगी, वो तो सबको ही पता है ना। डेफिनेट स्टेप है, आपने आटा लेना है, पानी डालना है, गूंदना है, उसके बाद वट एवर थोड़ी देर के लिए रखना है, रोटी पकानी है। आप ये स्टेप करेंगे तो गारंटी है कि आपको आखिर में रोटी ज़रूर मिल जाएगी। सो दैट इज़ एल्गोरिदम टू बेक अ ब्रेड। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी कोई काम करने के जो डेफिनेट स्टेप्स हैं वो एल्गोरिदम। ठीक है, ओके। सो मशीन लर्निंग क्लासिकल एआई से कैसे फ़र्क है? क्लासिकल एआई में रूल्स देने पड़ते हैं, मशीन लर्निंग में हम रूल्स लर्न करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियस डाटा से, और जब वो लर्न हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मॉडल आ गया। तो एल्गोरिदम और मॉडल में फ़र्क बता सकते हैं? इरफान ने 2-3 दफ़ा बताया, मैंने सोचा शायद मैं भी आपसे पूछ लूँ, मे बी यू ऐड समथिंग। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मॉडल एंड एन एल्गोरिदम? किस पे ट्रेन करें? एग्जैक्टली। सो मॉडल एल्गोरिदम प्लस डेटा ऑन विच इट इज ट्रेंड। एल्गोरिदम तो देखें एक जेनेरिक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिदम है, सारी दुनिया को पता, लेकिन मैं अपने डेटा पे जब उसे ट्रेन करूँगा तो वो मॉडल बन जाएगा और वो बड़ा ख़ास काम करेगा जो मैं उससे काम लेना चाहता हूँ। सो नाउ दैट इज़ अ मॉडल। ठीक है, तो एल्गोरिदम को जब आप डेटा देते हैं और वो रूल्स अपने अंदर अप्रॉक्सीमेट कर लेता है तो आप उसे कहते हैं कि अब ये एल्गोरिदम डेटा से सीख के मॉडल बन गया। ठीक है, सो मॉडल सबको क्लियर? जी बेटा। एक सब ब्रांच है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्लासिकल एआई अभी आपको बताई। ओके, तो क्वेश्चन ये आया है हमारे पास कि अगर एमएल एक ब्रांच है एआई की, तो क्या और भी ब्रांचेस हैं? जी बिल्कुल हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी क्लासिकल एआई, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक और ब्रांच है जिसे हम कहते हैं जेनरेटिव एआई, और उसके बाद हमारे पास और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी सी खौफनाक नाम है। आई डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि आज की हमारी ऑडियंस जो है हमने उसे नाराज़ नहीं करना। ओपन एआई ट्विटर के डाटा पे क्यों ट्रेन हुआ है? ये लड़वाएगा। ये सही बात है। देखो यार, हाँ, मैं आंसर कर दूं वन लाइनर में, क्योंकि उस वक्त वो डाटा अवेलेबल था, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा उसी पे हुआ। हाँ विकिपीडिया भी तो है, आप भूल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात, कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, मैं बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड में से 70,000 लीगल रिकॉर्ड्स हैं, 30,000 लीगल मीन से नहीं लिए, आपने किसी मद में तो उनको डालना है ना, वरना तो हिसाब किताब हो जाता है कि डेटा कहाँ से आया। फेसबुक का भी हिसाब किताब हुआ, आज भी कुछ इतनी बड़ी सेटलमेंट उसने की, यूके से आज भी उसकी सेटलमेंट नहीं हुई, 768 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। हाँ जी, और यूके ने नहीं किया, यूके ने नहीं किया फेसबुक पे डाटा लीकेज की जो केस हुआ था, तो उन्होंने किसी मद में डालना था। सो ट्विटर इट इज़, लेकिन आप मस्क ने कहा कि नहीं भाई बस मैं अपना करूँगा ताकि आप मुझे ना बीट कर दें। क्वेश्चन ये था कि एल्गोरिदम मॉडल जो है वो एल्गोरिदम से बनता है और एल्गोरिदम रूल्स हैं। क्या हर मॉडल एक ही एल्गोरिदम से बनता है?
एम आई राइट? यही क्वेश्चन था। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर नहीं, लेंथी थोड़ा सा बड़ा आंसर। हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स। अब आगे हम देखेंगे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। मैं कुछ 2-3 नाम ले लेता हूँ, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, बस सॉरी बस बस देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम जाएंगे, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मैंने वादा किया बहुत से लोगों से कि मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगा। अगले सेशन में भी मैंने बेसिक से शुरू करना है, उसमें भी हमने आपको एग्जाम्पल के साथ छोटी छोटी वीडियोस में दिखाएंगे, चैट जीपीटी यूज़ करना सिखाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाएंगे, चैट जीपीटी से आप क्विकली पैसे कैसे कमा सकते हो, डिफरेंट टूल से आप अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, सब जगह जाएंगे। लेकिन ये 2 तरीके हैं आप किसी भी टूल को सीख सकते हैं। आप रट्टा लगा लो, आपको कुछ नहीं पता आगे पीछे हो क्या रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नहीं कहीं पढ़ी, जस्ट मेरा आइडिया कि ऐसे ही है कि अगर आपने इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है तब भी आपको एल्गोरिदम और मॉडल्स का पता होना चाहिए कि पीछे वो सोच कैसे रहा है। मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि आपके घर में ना कोई एक मॉडल है, काम करने वाला बच्चा है या कुछ है, आप उसको ट्रिक करते हो कि यार इसको ये कहूँगा तो ये बात सही कहेगा, मैंने इससे कोई टेढ़ा काम करवाना है तो मुझे इस तरह से इसको बोलना पड़ेगा। कहते हैं ना, घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा तो उसको बड़े प्यार से काम करवाना, आगे से बेइज्जती कर देता है। तो वो क्या है कि आपको वो जो बच्चा है वो एक मॉडल है, आपको उसके बिहेवियर का पता है कि यार इसको मैं सख्त कमांड दूंगा तो ये मुझे आगे से बैकफायर कर जाएगा, इसको बड़े नरम नरम कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जहन में मॉडल और एल्गोरिदम की स्टोरी बिल्ड हो गई है। तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी हो जाएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आज नहीं तो कल को डिग्री आने वाली है। आ गई है, आ गई है। डीप लर्निंग हमारे प्रोफेसर एंड्रयू एनजी का एक कोर्स है ना, हाँ डिग्री की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, वो तो हमने किया, लेकिन डिग्री की बात करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड बनने वाली है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको हायर किया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों में, और आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितने अच्छे प्रॉम्प्ट लिखते हो, और ये रिकॉर्ड कर लें, आपसे कहा जाएगा ये सर्टेन इमेज है, इसको इतने प्रॉम्प्ट्स के अंदर मुझे जनरेट करके दोगे तो आप पास हो। मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, ये खास इंफॉर्मेशन जो उन्होंने पहले निकाल के रखी होगी, आपसे कहेंगे कितने प्रॉम्प्ट्स में आप वो कर पाते हो, राइट? तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। अब हैरान कुन बात ये है और परेशान कुन बात भी ये है, इसमें कौन सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए? डॉक्टर साहब बताएं मुझे। सिर्फ लॉजिक, हिम्मत चाहिए। आप डॉक्टर हैं, यू कैन बी अ ग्रेट प्रॉम्प्ट, मैं कहता हूँ डॉक्टर हजरात तो कैन बी अ ग्रेट प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमारी छुट्टी है, वी जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें तो वो वोकैबुलरी नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी से नहीं पता। बिल्कुल सही। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, एल्गोरिदम और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सीख लो, जितने भी मेडिकल के लोग हैं, यू विल बी डूइंग वंडर्स। मैं सर कहाँ से शुरू करूँ, आई कैन नॉट डू इट, वो एक इंस्टॉल किया गया है। टीचर्स हैं, उनको अपनी डोमेन का पता है। आप सिविल इंजीनियर हो, आपको अपनी डोमेन का पता है। आज अगर कोई मुझे कहे कि जाके प्रॉम्प्ट करके डाली को, स्टेबल डिफ्यूजन को, चैट जीपीटी को एक्सट्रैक्ट समथिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, हम तो एक दूसरे को देखते रहेंगे, हमें तो पता भी नहीं होगा उससे बात कैसे करनी है। हालांकि हमारे पास तजर्बा भी है, बट वी आर फेल्ड। और एक बंदा आएगा उस फील्ड का, वो हमारे साथ बैठ के टाइप करेगा, विल बी लुकिंग लाइक दिस, यार वाह उस्ताद जी, सिंपल नहीं है। तो कहाँ गई एआई, कहाँ गई लॉजिक? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को जो समझना था ना बहुत ज़रूरी था। अगला सवाल तुम्हारा अच्छा है। पहली तो बात है कि GPT-4 जो है ना, सिर्फ डेटा की बेस पे GPT-4 नहीं बना। पहले ये हमारे सवाल से मुझे ये फीलिंग आई है कि तुम्हें ये लग रहा है कि GPT-3 से GPT-4 को ज़्यादा डेटा दे के GPT-4 बना दिया गया। डेटा उसके पास ज़्यादा है, ठीक है, मल्टीपल डेटा सोर्स है, इसके डिस्क्लोज भी हैं और अननोन भी हैं, बिल्कुल। लेकिन GPT-4 के एल्गोरिथम्स और मॉडल को बहुत स्मार्ट किया गया है, कंप्यूटिंग और ऑप्टिमाइज बहुत किया। टेक्निकली कंप्यूटिंग को कैसे किया गया डॉक्टर साहब, इस पे आप कंप्यूटिंग बड़े देखें, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सैम जो है ना, जो इनका CEO है, ये उसके अल्फाज हैं।
उसने कहा था कि जब हमने GPT 3.5 लॉन्च किया था ना, जिसे आप चैट GPT कहते हैं, उस वक्त तक GPT 4 का हम जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके थे, और हमने जो लेसन लर्न किए थे 3.5 में, हमने उसकी बेस पे अपने जो एक लफ्ज़ है आप सुन लें, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, उसके जो फॉर्म्स हैं वो हमने ऑप्टिमाइज़ किए थे। और उसके बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा कंप्यूट, स्पेशलाइज्ड कंप्यूट, अच्छा जब मैं कंप्यूट कहता हूँ इसका मतलब है कि क्लाउड की वो मशीन्स जिन पे AI का मॉडल ट्रेन होता है, पहले उनके पास वो कंप्यूट उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं था, लेकिन जब 3.5 सक्सेसफुल हुआ तो 4 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उनको जो कंप्यूट रिसोर्सेज दिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड थे, और एल्गोरिदम की ट्विकिंग भी थी। और मज़े की बात ये है कि जो टेक्निकल रिपोर्ट है GPT 4 की, वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताती कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। नोबडी नोज दैट एक्सेप्ट OpenAI। और इसकी उन्होंने रीज़न दिया है कि ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते। बड़ी ईमानदारी से बताया उन्होंने। सबसे पहले अच्छा, अभी जब मैं मशीन लर्निंग कह रहा हूँ तो मैं एक लफ्ज़ साथ ऐड कर रहा हूँ, कन्वेंशनल मशीन लर्निंग। इसका मतलब है कि जो नए न्यूरल नेटवर्क बेस्ड चीज़ें मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इसमें 2-3 मसले। सबसे पहला मसला ये है कि ये सारे के सारे एल्गोरिदम एक्चुअली मैथ की इक्वेशंस हैं। अब मैथ की इक्वेशन को आप टेक्स्ट दो तो वो कहेगी ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो इसका मतलब है कि आपने जब भी इन्हें इनपुट देनी है, वो इनपुट आपने प्री प्रोसेस करके एक डिफरेंट मैथ की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। अच्छा, अब वो मैथ की फॉर्म अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जितनी अच्छी होगी उतना मशीन लर्निंग का मॉडल अच्छा ट्रेन होगा, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होगा। अब आपके जहन में अगला क्वेश्चन आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बाय द वे इनपुट को प्रोसेस करके वो जो मैथ की फॉर्म में ना, इसे हम आम जुबान में कहते हैं फीचर्स, एक चीज़ डाटा के फीचर्स। आपके सवाल में एक चीज़ मैंने और असेस किया है कि आपने बोला कि डेटा ख़त्म तो आउटपुट ख़त्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जनरेटिव मॉडल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। अब बिल्कुल है, फोरकास्टिंग। हाँ, फोरकास्टिंग तो एक प्रॉपर उसकी समझना एक वो है, बिल्कुल है। अच्छा, आपको बताऊं कि जनरेटिव मॉडल्स क्या करते हैं, आपको एक सर्टेन डेटा से न्यू डेटा पॉइंट्स ला के देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक डेटा वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उस डेटा जैसा होता है जिस डेटा पे एल्गोरिथम को फीड किया गया। हम वापस जाते हैं उसी स्टोरी पे जो मैंने बिल्ड की थी, कि आपने एक मैकेनिक लाए थे जिसको हमने मॉडल बनाया था, आपने उसको 4 गाड़ियाँ के बारे में बता दिया, 5वीं गाड़ी उन 4 गाड़ियों जैसी थी उसके बारे में उसने खुद समझ लिया। अब वो तो हमने फीड नहीं किया था ना, तो देयर इज अ स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी, यू सी दैट, कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको ABCD रूल डिफाइन किए हैं और वो जनरेटिव। GPT क्या है? जनरेटिव मॉडल, राइट। इस पे हम डिटेल में जाएंगे इस पे। तो वो कॉन्सेप्ट से मुझे लगा कि डेटा ख़त्म दुनिया ख़त्म, थोड़ा सा वो और आजकल आपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में चैट GPT से नहीं पूछना, ये 4 महीने का कोर्स है। डॉक्टर साहब 4 महीने वापस आ गए, बच्चे शुरू करें। ओके जी। सो मशीन लर्निंग में एक लफ्ज़ है लर्निंग। लर्निंग की टाइप्स हैं बहुत सारी, लेकिन हम मेन टाइप्स को जो है वो टच करेंगे। जो मेन टाइप्स हैं वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अब हम बारी बारी जो है इन टाइप्स को टच करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज से आपके जहन में क्या आता है? कि somebody is helping out the algorithm to decide कि तू सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, बड़ी आसान सी। फ़र्ज़ करें आपके पास 100 पिक्चर्स हैं
और आपने मॉडल बनाना है जो पिक्चर एक्सेप्ट करे और बताए कि ये बिल्ली की तस्वीर है या नॉन कैट पिक्चर, ठीक है? दो कैटेगरीज कर ली ना हमने कि या तो वो कैट पिक्चर है या वो नॉन कैट पिक्चर है। अब आप ट्रेन कैसे करेंगे? आप एक तस्वीर मॉडल को देंगे, मॉडल उसकी बेस पे आउटपुट देगा कैट, लेकिन वो तस्वीर कैट की नहीं थी। आप मॉडल को फीडबैक देंगे कि ये तुमने गलत प्रेडिक्ट किया है, ये पिक्चर कैट की थी, ठीक है? अब इधर से एक और क्वेश्चन पैदा होता है, अगर हम सुपरवाइज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो तस्वीर हम दे रहे हैं वो कैट की थी। ऐसा डाटा जिसमें हमें पिक्चर भी पता है और उस पिक्चर को हमने एक नाम भी दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं लेबल्ड डाटा। लेबल्ड डाटा का मतलब है कि आपके पास डाटा जो है वो इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स की फॉर्म में है। याद है ना, मशीन लर्निंग इनपुट और आउटपुट एक्सेप्ट करती थी और रूल लर्न करती थी, तो वो इनपुट आउटपुट पेयर्स तो चाहिए ना। मतलब मेरे पास अगर 100 तस्वीरें हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में, तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तस्वीर नंबर 1 कैट है, तस्वीर नंबर 2 नॉन कैट है, तस्वीर नंबर 3 फिर कैट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ फॉर ऑल 100 पिक्चर्स, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है डाटा को एनोटेट करने का, इसे हम कहते हैं लेबलिंग द डाटा। और जब हमारे पास डाटा आ जाता है इस तरह का, तो उसे हम कहते हैं लेबल्ड डाटा। अच्छा, अब ये जो लेबलिंग है डाटा की, ये इन इटसेल्फ बड़ा मुश्किल काम है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये मेहनत तलब का, ठीक है? सो सुपरवाइज लर्निंग की ख़ास बात ये है कि जितनी भी ज़्यादा वैल्यू 2022 से पहले हमने ANI, जब ANI कहता हूँ तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कह रहा हूँ मैं, तो 2022 से पहले जितनी भी वैल्यू AI ने जनरेट की थी, ANI ने जनरेट की थी, मैक्सिमम सुपरवाइज्ड लर्निंग ने जनरेट की थी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे पास इनपुट है ईमेल, आउटपुट में हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं यार ये स्पैम है या स्पैम नहीं है। सडनली हमारे पास एक एप्लीकेशन स्पैम फिल्टरिंग आ गई, तो ये क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। मेरे पास बहुत सारी मेल्स थी, मैंने उन्हें लेबल कर लिया, मेल 1 स्पैम है, मेल 2 स्पैम नहीं है, मेल 3 स्पैम है। उसकी बेस पे मैंने एल्गोरिदम्स को डेटा दे दे के मॉडल ट्रेन किया। जब वो ट्रेन हो गया, अब मैं उसे कोई ईमेल दूंगा तो वो खुद ही प्रेडिक्ट कर लेगा ये स्पैम है या स्पैम नहीं है। सो ये क्या है? मैंने इनपुट आउटपुट पेयर्स को लेबल करके एल्गोरिदम को दिया, मॉडल ट्रेन किया। जब ट्रेन हो गया, अब वो मॉडल, जैसा इरफान मुझे बताते हैं कि मैकेनिक ट्रेन हो गया, अब मैं उसे अनसीन मेल दूंगा और उसे कहूँगा बता ये स्पैम है या स्पैम नहीं है, तो वो मुझे बता देगा। और ये एप्लीकेशन है स्पैम फिल्टरिंग, सारे ईमेल प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर की है ये एप्लीकेशन। सिमिलरली आपके सामने और भी एप्लीकेशन है, स्पीच रिकग्निशन, बड़ी आसान बात है। इनपुट ऑडियो है, आउटपुट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट है। मॉडल आपने ट्रेन किया कि ये ऑडियो है तो ये टेक्स्ट है, ये ऑडियो है तो ये टेक्स्ट है, ये ऑडियो है तो ये टेक्स्ट है। सफिशेंट इनपुट आउटपुट पेयर्स पे ट्रेन किया। मॉडल क्या है? स्पीच रिकग्निशन मॉडल। अब वो स्पीच रिकग्निशन मॉडल जब आपने ट्रेन कर लिया, अब उसे कोई भी स्पीच देंगे टेक्स्ट जनरेट कर देगा, ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर देगा। सो इधर मैं अब जल्दी जल्दी, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, ये भी सुपरवाइज लर्निंग है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आप लोगों ने कभी नोट किया है जब आप 2-3 मरतबा एक साइट पे जाएं, बड़ी साइट पे, तो वो आपको ऐसे ऐड दिखाती है कि आपका दिल करता है यार इस पर क्लिक कर दो। अच्छा, आखिरी जो एप्लीकेशन है ना वो बड़ी मज़ेदार है। मैंने इधर लिखा है कि आप एक असेंबली लाइन है, उस पर फ़ोन जा रहे हैं, मॉडल ने देखना है कि ये फ़ोन डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं, ऊपर स्क्रैच पड़े हैं या नहीं। लेकिन ये फ़ोन तो नहीं हो सकता, ये तो दुनिया का कोई फ्रूट भी हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई भी असेंबली लाइन की प्रोडक्ट हो सकती है जिसके ऊपर मॉडल लगा और बता दे बनी हुई प्रोडक्ट फॉल्टी है या फॉल्टी नहीं। सो यू कैन सी द एप्लीकेशन। सो ये वो $1 बिलियन एप्लीकेशंस हैं जो 2022 तक
रूल कर रही थी एआई की वर्ड पे, और ये सारी की सारी सुपरवाइज्ड लर्निंग से बनी। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग की ख़ास बात समराइज कर रहा हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास डेटा लेबल्ड होता है। जब मैं लेबल कहता हूँ तो जो इनपुट है कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट का भी पता है। इनपुट आउटपुट पेयर्स आप एल्गोरिदम को देते हैं तो वो एल्गोरिदम एक फंक्शन लर्न कर लेता है। उसके बाद जब भी आप इनपुट देंगे वो फंक्शन खुद ब खुद ही एक आउटपुट कैलकुलेट करके दे देगा, और वो आपकी एप्लीकेशन होगी। वो स्पैम फिल्टरिंग भी हो सकती है, विजुअल इंस्पेक्शन भी हो सकती है, मशीन ट्रांसलेशन भी हो सकती है, स्पीच रिकग्निशन भी हो सकती है। इस पॉइंट तक अगर सुपरवाइज लर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज अब मैं फिर अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जा रहा हूँ। जी हैदर। रन टाइम पे वो सिर्फ आपके लिए ही चेंज कर रही है या वो बैक एंड पे अपने आप को भी चीज पे करेगी, बिकॉज़ वी कैन फीड सो मच रॉन्ग डेटा। नहीं, वो आप ही के सेशन के लिए चेंज कर। अंडरलाइंग मॉडल डिफरेंट है, और ये एक्सपीरियंस हमें तब हुआ था जब हमने मल्टी प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंट किया था। आपको तो पता ही होगा। ये हमारा एक सीक्रेट है। ऑनलाइन वालों के लिए बता दूं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था। जब हम मल्टी प्रॉम्प्ट पे कर रहे थे तो हमें काफ़ी वहाँ पे डिफरेंट तरह के टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। अच्छा, ये पिक्चर सिर्फ मैंने जो बातें बताई हैं सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म में है कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस थी। हमने ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को दी, वो एल्गोरिदम को फिर हमने ट्रेन किया। जब वो ट्रेन हो गया तो अब वो मॉडल बन गया। मैंने उस मॉडल को कोई भी अननोन पिक्चर देनी है, उसने बताना है कि ये डॉग है या कैट है या चिकन है। तो ये सिंपल सी पिक्चर थी जो बता रही थी कि सुपरवाइज लर्निंग है। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग इज ऑल गुड एंड ग्रेट, बट देयर इज अ लिमिटेशन। वो लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास डेटा लेबल्ड ना हो तो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फर्ज करें मेरे पास फ्लिकर है। फ्लिकर पे मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ इमेज हैं, मे बी मिलियंस ऑफ इमेज हैं। मैं उन सबको एनोटेट कर सकता हूँ? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पेनफुल काम भी है। तो इसका मतलब है कि सुपरवाइज लर्निंग जब आप किसी प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर आपके पास लेबल्ड डाटा नहीं है तो सुपरवाइज्ड लर्निंग भी अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में मैं बताना चाहूँगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग को ना हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है जिसमें मैंने पिक्चर दी और उसने मुझे बता दिया है कि ये कैट है, ये डॉग है, ये डियर है। तो इसमें पर्टिकुलर क्लासेस हैं, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक एल्गोरिदम को घर के डिफरेंट चीज़ें दूं और उसे कहूँ मुझे घर की प्राइस बता। अब घर की प्राइस जो है वो ABC नहीं हो सकती, कैट डॉग नहीं हो सकती, वो कोई डॉलर वैल्यू होगी। या हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने पिछले 10 मैचों में इतना स्कोर बनाया था, बताओ आज कितना बनाएगा, बहुत सारे फीचर्स दे के। तो इस किस्म की जो एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक स्कोर प्रेडिक्ट करना होता है, सुपरवाइज लर्निंग में उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग दो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। कहीं समराइज कर दीजिएगा। हाँ, मैं ज़रूर बता दूँगा। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास डिफाइंड क्लासेस होती हैं। जैसे हमारे पास तस्वीरें थी, मुझे पता है कि 1000 में 3 ही टाइप की तस्वीरें हैं, कैट की, डॉग की, चिकन की, इनके अलावा चौथी तस्वीर नहीं हो सकती ना। तो ये लेबल्स हैं मेरे, या ये मेरी क्लासेस हैं। तो इस किस्म का जो सुपरवाइज लर्निंग है उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जैसे बाबर आजम का स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या अपने घर की प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो अब ये एक वैल्यू है जो 2,05,000 भी हो सकती है, 10,03,000 भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप की सुपरवाइज लर्निंग। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है 858 पे, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? आप वन लाइनर देते जाएं। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास इनपुट और आउटपुट पेयर्स होते हैं, और उसकी बेस पे एल्गोरिदम जो है वो एक मॉडल लर्न करता है। जब वो लर्न कर लेता है तो उसके बाद किसी भी अनसीन इनपुट को एक्सेप्ट करके
आउटपुट दे सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी, स्टोरी बिल्ड की थी कार मैकेनिक की, सर वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? सुपरवाइज लर्निंग। बस मैं वही बता रहा हूँ, आप उसको ईजीली। अच्छा, अब आपको मैं एक मॉडल उसी स्टोरी पे बिल्ड करते हैं। आप एक चौथा बंदा हायर करते हैं, उसे कहते हैं भाई जो मर्ज़ी सीख ले, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जो डिफाइंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वो प्रिसाइज आंसर नहीं देगा, मे बी वो आपको अंदाज़ा बता देगा, मे बी वो ये बता देगा कि ये फ़ोन है, पर वो शायद आपको ये नहीं बताएगा ये आईफोन है। इस पर भी कमेंट आ जाए सर अपना आईफोन दिखा रहे हैं ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आंसर डिटेल में नहीं जा सकता, क्विकली यहाँ से कोई सवाल। एपीआई को थोड़ा सा मजीद सिंपलीफाई करते हैं। एपीआई स्टैंड्स फॉर क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वो मैंने जानबूझ के उस तरफ नहीं किया। एपीआई समझ लें एक लेयर होती है, ठीक है, जो एक तरफ से इंफॉर्मेशन लेती है, दूसरी तरफ पास करती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है और वापस भेज देती है। ना पूछने वाले को पता होता है कि जवाब कहाँ से आ रहा है, ना इधर पता होता है कहाँ से आ रहा है। आप बैंक में जाते हो, आप काउंटर पे जाके पैसे जमा कराते हो, काउंटर से रसीद लेते हो, आपको नहीं पता पीछे कैश कहाँ गया, कहाँ रखा गया, किसकी जेब में गया, यू डोंट नो नथिंग। आपने बैंक में पैसा डाला, काउंटर पे गए, काउंटर पे वो जो काउंटर पे लोग बैठे हैं वो एपीआईज हैं बैंक की, और यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग। हाँ, और पता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। और एपीआई का मकसद, जरूरत क्या होती है एपीआई, हर जगह देखेंगे कि किसी को सेंसिटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की एक्सेस से रोका जाए। आप किसी दफ्तर में जाएंगे तो हमने किसी बंदे को ट्रेन किया होता है कि बंदे आए तो तुमने उनके साथ ऐसे डील करना है वो अंदर तक ना आए, वरना तो हर बंदा सीधा दरवाज़ा खोले और सीईओ के सर पे बैठा हुआ किसी हमें बताओ क्या करना है। आप भी यहाँ जब आए हो तो एक प्रोटोकॉल इंटरफेस के तहत यहाँ बैठे हुए पूरे ऑफिस में नीचे नहीं गए हो, एक डिफाइन कर दिया प्रोटोकॉल है ना, तो एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया गया था। तो ये एपीआई है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है, जीपीटी भी यही कर रहा है। रियल लाइफ की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, बिल्ड अ स्टोरी। नेटवर्क सारा इसी तरह चलता है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। डिफरेंस तो बड़ा आसान है। क्लासिफिकेशन में आपके पास एग्जैक्ट डिफाइंड लेबल्स हैं जो आपने प्रोडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास शेप्स का डाटा है, शेप्स उसमें है 3, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। तो जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट भी तो तीनों में से स्क्वायर, ट्रायंगल या सर्कल आएगी ना, चौथी तो कोई चीज़ है नहीं डाटा। लेकिन रिग्रेशन बच्चों के एसेज है, बच्चों के एसेज पे मार्क्स जो हैं वो 1 से 10 तक है, लेकिन वो 9.75 भी हो सकते हैं, 6.23 भी हो सकते हैं, 4.1 भी हो सकते हैं। नो, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं सुपरवाइज लर्निंग से जो बच्चों के ऐसे को एज ए इनपुट ले और स्कोर प्रेडिक्ट करे, वो रिग्रेशन है। अच्छा, आपने नोट किया मैं रिग्रेशन में हर बार स्कोर कह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन में हर बार लेबल कह रहा हूँ। ये मेथडोलॉजी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। रिग्रेशन you always output a score is a mathematical value, it's a number, floating point भी हो सकता है। ओके, अगला एक सवाल है और वो काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ से गुजरा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्टिंग कैसे सीखी जाए, हम कैसे सीखें, ठीक है। क्योंकि इस वक्त ये सवाल वैलिड इसलिए है कि आपको बहुत लोग सिखा भी रहे हैं और वो रात को कहीं से सीखते हैं, सुबह वो सिखाना शुरू कर देते हैं अच्छे खासे 75,000 रुपये लेके, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रॉम्प्टिंग करना शुरू कर दें और रिगरसली करना शुरू कर दें, टिका के। बेहतरीन तरीका, मैं तो कहता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका ये है। लेकिन अगर चैट जीपीटी ने निकल के थप्पड़ लगा दिया फिर मल्टीपल पे ना, आप डाली पे, स्टेबल डिफ्यूजन पे, इन सारे पे, उससे एक स्टेप पहले क्या करना है, मॉडल, एल्गोरिदम, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने हैं, ठीक है। और फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ऑनलाइन वीडियोस हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक, वो देखने हैं। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रयू एनजी, ठीक है। हमारे भी उस्ताद, हाँ, हमारे सबके उस्ताद हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। उनका एक पूरा कोर्स है, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे पढ़ा हुआ है। नहीं, वो कोर्सेरा पे भी पढ़ा है, deeplearning.ai पे फ्री भी पढ़ा हुआ है। deeplearning.ai, एंड्रयू एनजी को स्टडी करें, उससे जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता।
इस पूरे 4 महीने के सेशन में हम आपको डायरेक्ट भी करते रहेंगे कि आपने यहाँ से निकलने के बाद नेटफ्लिक्स देखना है या एंड्रू एनजी देखना है। सो पूछो यार। यस सर सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल डाटा होता है, ठीक है, उस लेबल डाटा के पीछे भी हम एक मॉडल डिफाइन करते हैं, तो उस लेबल डाटा की सारी चर्चा रहती है। मैं पहले इस पे काउंट, आपने कहा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डाटा होता है, पहले मैं इस पे एक आपसे सवाल कर लूँ, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा मुझे बताओ। लेबल डाटा वो है जिसमें हमारे पास एक रूल्स डिफाइन है कि रूल्स अगर हमने हमारे पास बस भाईजान बस अब मैं बताता हूँ आपने गलत रास्ता ले लिया है, जितना लंबा जाओगे गलत जाओगे। देखो ये एक हम क्यों करते हैं, मैंने आपसे सवाल क्यों किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आपको ये नहीं पता। सो आप लोग सारे समझ लें कि लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा क्या होता है। पहले मैं उसके अगेन एक स्टोरी बिल्ड कर दूँ ताकि आपको बताऊँ, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर डॉक्टर साहब उसको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे आपको, लेकिन ना अभी तो स्टार्ट ही नहीं अभी तो स्टार्ट में देख लेबल डाटा क्या। अब मैं एक्सेल शीट से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास एक्सेल शीट के अंदर कॉलम्स हैं। पहले कॉलम के अंदर आपकी एज है, दूसरे के अंदर में भी मार्क्स हैं, तीसरे के अंदर में भी कोई आपकी फाइनेंशियल है, चौथे के अंदर आपका कोई और काउंट है, लेकिन ऊपर कोई लेबल नहीं दिया गया। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर लेबलिंग कर देते हैं कि ये वाला डाटा ये है, ये एज है, ये आपके मार्क्स हैं, ये आपकी वैल्यू है फाइनेंशियल जो भी, तो हल्के से आप उसको इन्फॉर्मेशन को लेबल कर देते हैं, तो आप उसे कहते हैं लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा। बेसिकली हमें डाटा माइनिंग की भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अनलेबल्ड डाटा अनस्ट्रक्चर, अभी इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आज बताऊँ। ओके श्योर। अच्छा, ये वाकई ये चीज़ हमें डिस्कस करनी लेबल एंड चाहिए। अनलेबल का आपको पता चल गया एवरीबडी, ये आसान था। अब आपको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का भी पता होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये जो हमारी कन्वेंशनल एमएल है ना, इट वाज वेरी गुड ऑन स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा जब भी हम जेन में आए तो हमारे जेन में ना एक टेबल आ जाना चाहिए एक्सेल की तरह का, या जो डाटा बेसिस के टेबल होते हैं जिसमें हमारे पास डिफाइंड रो फीचर्स हैं और रोज एंड कॉलम्स में वो सारा ना बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर, स्कीमा स्ट्रक्चर ही होता है ना। हम स्कीमा बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर ही बनाते हैं ना, तो इसलिए हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। एक्सेल का डाटा या डाटाबेस का डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो, बड़ी आसान बात है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की सबसे बड़ी एग्जांपल है ये जो मैं स्पीच दे रहा हूँ, ये जो ऑडियो है। ऑडियो क्या है? वेव फॉर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी हमारे कान तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, कंप्यूटर बेचारे को क्या पता यार ये क्या बुला है, राइट। सो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की पहली एग्जांपल है, स्पीच या ऑडियो। दूसरी एग्जांपल इमेज। आपके सामने एक तस्वीर आ गई कैट की। अब आप कहेंगे सर को कैट्स बहुत पसंद है। एआई पढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जानवर यूज़ होता है वो कैट है, बाय द वे। आई डोंट नो, लेकिन ये समहाउ इट्स अ कन्वेंशन। हार्मलेस है ना। हाँ, और क्यूट भी होती है। ओके, सो कैट। अब आपको वो कैट या बिल्ली नज़र आ रही है, कंप्यूटर को क्या नज़र आ रहा होगा? इट्स अ बिग मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ही नंबर्स हैं, 255, 200, 103। आपको पता है ना पिक्सल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 255 तक। सो इट्स अ बिग अरे ऑफ नंबर्स। अब कंप्यूटर को क्या पता यार ये सारे नंबर बिल्ली हैं या ये सारे नंबर बिल्ली नहीं है, या ये सारे नंबर एक बिल्ली धूप में खड़ी है जिसमें येलो येलो है, ये सारे नंबर बिल्ली रात को बैठी हुई है सारा काला है। यू सी, कंप्यूटर हैज़ नो वे टू नो दैट। So that is another example of unstructured data. एक और सवाल है, चैट जीपीटी हमें रेफरेंस नहीं देता कि ये डेटा कहाँ से आया है, कौन सी रिसर्च का डेटा है, ठीक है। सवाल तो नहीं पर उन्होंने पूछा कि चैट जीपीटी में रेफरेंस नहीं है, तो वो तो नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि चैट जीपीटी के जो आउटपुट है उस पर ब्लाइंडली रिलाय नहीं करना, ठीक है। अब कुछ प्लगइन, कुछ एडवांसमेंट आने वाली हैं जब आपको ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने ब्लाइंडली नहीं करना। येस, वहाँ पे रेफरेंसेस नहीं होते। उसका एक छोटा सा तरीका ये है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली
तो आप गूगल से भी थोड़ा सा पूछ लेना, थोड़ा उसको एक क्यूरियोसिटी से भी देखें, इज़ इट मेकिंग सेंस टू यू। याद रखें हेलुसिनेशन समझा दें एक दफ़ा। हेलुसिनेशंस हैं कि ये जो लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी को बाय द वे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आपको आउटपुट देता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आउटपुट बिल्कुल ठीक हो। समटाइम्स चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको फर्जी इंफॉर्मेशन बना के दे देगा, फर्जी रिसर्च पेपर्स दे देगा जो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। सो इस किस्म की आउटपुट जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन लैंग्वेज मॉडल ने आपको दे दी है, उसे हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। और ये नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस लैंग्वेज मॉडल आपको बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है। लेकिन जब आपका सफिशिएंट ट्रस्ट बिल्ड होता है, सडनली आप उसको अथॉरिटी मान लेते हैं। लेकिन जब एक नई इन्फॉर्मेशन आती है जो गलत है तो भी आप उस पर यकीन ले आते हैं। और ये चैट जीपीटी के साथ साथ हर जगह होता है, बाकी दुनिया में भी होता है, सोशल मीडिया पे भी होता है, हो सकता है। तो मीनवाइल जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई वंस अगेन आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। ये जहाँ जो बैठे हैं इनकी तो मजबूरी है क्योंकि दरवाजे में मैं खड़ा हुआ हूँ। जो लोग लाइव बैठे हैं वो अपनी खुशी से बैठे हैं, वो सीखना चाहते हैं। और याद रखें ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, आप लोग हमें देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, शेयर कर देंगे तो किसी और तक भी पहुँच जाएगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि हमने इस कोर्स के बारे में पिछले 20 दिनों से एक एक चीज़ बताई है, लाइव पे गया हूँ, वीडियोस भी रिकॉर्ड किए, उसके बाद भी आज भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये AI फ्री कोर्स क्या है। उसकी वजह पता है बेसिक क्या है? जब मुझसे आज ये सवाल बार बार हो रहे थे ना, आज जब हम जा रहे थे तो मुझे एक एहसास हुआ कि यार हम तो इतनी मेहनत करके आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो आपसे एक शेयर का बटन नहीं दबाया जाता कि किसी को पता ना चल जाए कहीं। तो आपका क्या जाता है? मेरे पास आज 2 लोग आए हैं बेचारे, मैं उसको बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो क्वालिफाई नहीं कर सके इस इन हाउस क्लासेस के लिए, लेकिन वो रोना एक ही बात कर रो रहे थे, सर कज़न आगे निकल गए, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, कोई सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते, बस हमें कभी हेल्प नहीं की। अब उनकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है, दोस्त एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं कर रहे। यार अगर हम आपको फ्री दे रहे हैं तो आपका क्या जाता है? कर दो शेयर, किसी तक पहुंच जाएगा, सिंपल एज दैट। ही देख रहे हो सारी अरेंजमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से आप जुड़े हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगले सवाल की तरफ मैं जाऊंगा और वो है जी हमारे पास API के। मैं आप लोगों को सर, कैन वी क्रिएट API विच कैन कलेक्ट फ्रॉम बोथ चैट जीपीटी एंड ब्रैड? ये बार्ड है, ब्रैड नहीं है। तो बार्ड और चैट जीपीटी से डाटा कलेक्ट करके आ सकते हैं। देखें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन्हीं चीज़ों से तो पैसे कमाने हैं। जब हम आगे जाएंगे APIs की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, यही तो वो पैसे वाले काम है जो एक बिजनेसमैन नहीं कर सकेगा, जो एक डॉक्टर नहीं कर सकेगा। हमने आपको बिटवीन द लाइंस चीज़ें सिखानी हैं। क्या देखो, चैट जीपीटी से जाके कंटेंट तो अब कोई भी लिख लेगा, उसे कहो कि ज़रा दोनों को इकट्ठा करके दिखा, ठीक है। तो हमने APIs डेवलप ऐसी पॉसिबल हैं जो ये काम कर सकती हैं। आप ये कर सकते हो अगर आपने 4 महीने हिम्मत कर ली तो आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। तो यस इट इज़ पॉसिबल प्रोग्रामेटिकली। इस सवाल के बाद अंदर वालों के पास वापस आऊँगा। भाई और सवाल हाँ, आप इधर आके बता दो ना सबको। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इधर भाई ना हाँ जी बेटा। आपने बताया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के 2 टाइप्स हैं, एक वो क्लासिफिकेशन आ जाती है और दूसरा वो आ जाती है रिग्रेशन आ जाती है। जी वो सर आपने बोला कि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में जी वो लेबल डेटा होता है, क्लासिफिकेशन में क्लासेस होती हैं प्रॉपर, और दूसरे में स्कोर प्रेडिक्शन होती है। जी बिल्कुल। मतलब अगर हमने कोई इनपुट देना है कि वो हम सारे के एक टेस्ट को मार्क करें, बिल्कुल, मार्किंग करें, तो उसके अंदर कौन सी क्लास वो क्लास यूज होगी? आपका सवाल रिपीट करने से पहले मैं क्विकली एक आंसर दे दूं लाइव वालों को। हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सिखाएंगे आगे जाके। हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे और उसके बेसिक बताएंगे। किसी ने अच्छा सवाल किया कि सर बेसिक रूल्स क्या हैं, वो आज का एजेंडा नहीं है। और ऐसे कुछ सवाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पास टीम भेज रही है। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो अगले सेशन से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि उन पे अभी बात की जाएगी और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि आप लोग रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हो, रिग्रेशन की बात कर रहे हो, तो उसकी हमने बेसिक्स अभी आगे तक लेके जानी है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सेशन में होगा इंशाल्लाह। आपका सवाल रिपीट करें। मैंने
आप रिपीट कर दें ताकि हाँ। ऑडियंस को पता हो। क्वेश्चन ये था कि अगर हमने रिग्रेशन करना है तो क्या इनपुट जो है वो भी मैथ की फॉर्म में होनी चाहिए? एम आई राइट? नहीं सर, जैसे आपने कहा था कि बाबर आजम के स्कोर की जरूरत हाँ, नहीं थी। देखो तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एआई जो है वो ये भी कंसीडर करेगी कि जहाँ पे उसने स्कोर किया वहाँ की कंडीशंस क्या थी? जी बिल्कुल, ये इनपुट फीचर्स होंगे। आप ये इनपुट देंगे तो स्कोर प्रेडिक्ट होगा, यानी कि मैच 1 में ये हालात थे, इतना स्कोर आया। ये लेबल डाटा इनपुट और कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। मैच 2 में ये जगह थी, ये हालात थे, नमी इतनी थी, गेंद स्विंग हो रही थी या वट ये सारे फीचर, आउटपुट इतना स्कोर था। सो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। लेबलिंग क्या है? इनपुट थी, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट थी, इनपुट थी, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट थी। इनपुट आउटपुट पेयर, बार बार मैं कह रहा हूँ, सुपरवाइज लर्निंग इनपुट आउटपुट पेयर के बगैर नहीं हो सकती। पेयर का मतलब है दो चीज़ें, इनपुट, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट, अगली इनपुट, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। देर आर अ लॉट ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर्स। इनपुट देते हैं, मॉडल कोई आउटपुट देता है, तो आप उस पेयर वाले आउटपुट से कंपेयर करके मॉडल को बताते हैं तू सच बोल रहा है या तू गलत कह रहा है, तू सीख गया है या तू नहीं सीखा। ठीक है। चैट जीपीटी पे सवाल है, कैन वी यूज़ चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट ऑन आवर ब्लॉग और वेबसाइट? देखें, आप चैट जीपीटी से रिलेटेड, मुझे पता है चैट जीपीटी इज़ अ बज़वर्ड। चैट जीपीटी पे एक सेशन आएगा हमारा, उस पर कॉन्सेप्ट, प्रॉम्प्टिंग, बहुत कुछ बात करेंगे। बार्ड की बात करेंगे, क्लाउड की बात करेंगे, डिफरेंट टूल्स जो चैट जीपीटी के कंपेटिटर हैं, जो उनसे बेहतर है, क्या यूज़ करना है, वो हम सब करेंगे। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि हम आप लोगों को चैट जीपीटी इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि आप एक रट्टे के तौर पे जाके ABCD करके यूज़ करो। हम कॉन्सेप्चुअल जीपीटी आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ आ रहा हो कि पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, आप खुद से आप एक जनरेटिव मॉडल बन जाओगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम देंगे और आप इस काबिल हो जाओगे कि आप खुद से कुछ नए डेटा पॉइंट्स बना पाओगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी से इसलिए अभी मैं कम जवाब दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से सर McKinsey ग्लोबल का जो डाटा सा ने शेयर किया उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टॉप पे थी वो रिटेल इंडस्ट्री थी। उसकी मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये अभी करंटली क्या? ये वॉलमार्ट। सवाल रिपीट कर दें सर। सवाल ये है कि ये जो AI के यूजेज की प्रेडिक्शन है, इसमें मैकेंजी ने प्रेडिक्ट किया था कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो जनरेट होगी वो रिटेल में होगी। ठीक, तो इसकी मैं एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जितने बड़े बड़े स्टोर्स और चेन्स हैं, मैंने फिर आपको असेंबली लाइन की एग्जांपल दी, फॉल्ट डिटेक्शन की वो, और उसके अलावा प्राइस डिटेक्शन की। उसके बाद ये जो जितने ऑनलाइन मार्ट्स हैं, अमेज़ॉन है, ये सारे AI यूज़ कर रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं? रिटेल स्टोर्स। तो इसीलिए इस जगह पे सबसे ज़्यादा वैल्यू जनरेट हो रही है। जी, रिटेल के अंदर AI का जो इस्तेमाल है वो रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर देखने के अंदर नज़र आता है कि वो आपसे लर्न करके, आपकी हैबिट्स को लर्न करके आपको जो है ना वो उसी तरह के प्रोडक्ट्स दिखाता है जिसके अंदर जो है वो आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अगर एक स्टोर इसको इस्तेमाल कर रहा है, वो आपसे जहाँ पे आपने $10 खर्च होंगे वहाँ से आप वो $30 पे चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो AI का इस्तेमाल करके आपसे जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ा। सही कह रहे हैं। सवाल रिपीट कर दे, समराइज कर। सवाल ये है कि क्या AI को मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि क्या AI को यूज़ करते हुए आप कस्टमर्स जो हैं उनको अनइंटेंशनली फोर्स कर सकते हैं कि वो आपसे ज़्यादा शॉपिंग करें? हर बिजनेस यही चाहता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और AI की एप्लीकेशन में अभी और भी जाएंगे एवरी नाउ एंड देन, कि रिकमेंडेशन सिस्टम एक बड़ा एक स्टैंडर्ड है, ये एक नीश है AI की, इस पर बहुत काम हो रहा है ऑलमोस्ट हर जगह। आप नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, आप फेसबुक पे बैठे हैं, कुछ पे कर रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो हर जगह जा रहा है। ई कॉमर्स में हर जगह है, हेल्थ में है, यूट्यूब, वो तो अगर मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया है, हेल्थ सेक्टर है, एड टेक है, फिनटेक है, हर जगह रिकमेंडेशन सिस्टम में AI जो है वो यूज़ हो रहा है। मैं आप थोड़े सवाल कर लूँ आप लोगों की मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए। ठीक है, तो आप में से मुझे कौन बताएगा? आगे सवाल आ गया, मुझे नहीं पूछने देंगे आज ही नहीं, मुझे सवाल पूछने देंगे। एज डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसर, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? गुड क्वेश्चन।
डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग में आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाई थी कि आप के फ्रीलांसिंग के अंदर आप अच्छे इफ़ेक्टिव प्रपोजल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग की पर्टिकुलरली बात करता हूँ। आपको क्लाइंट ने आके बताया कि मुझे एक जॉब पोस्ट की जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, आप उन टर्म्स को अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू जीपीटी से स्मार्टली पूछ के फिर उनको दोबारा से जीपीटी को दे के एक अच्छा इफ़ेक्टिव प्रपोजल ले सकते हो। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि जीपीटी वाले जो प्रपोजल्स होते हैं वो मीटिंग्स में अक्सर जलील करवाते हैं। ठीक है, तो शुक्र है कैमरा इस तरफ है। तो जीपीटी वाले प्रपोजल्स पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना। वो जो शुरू का 2-4 लाइनों का ह्यूमन टच है वो ज़रूर देना है। जीपीटी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता है कि क्लाइंट मांग क्या रहा है और आपने उसको बताना क्या, वो सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी। डिजिटल मार्केटिंग तो आपने कंटेंट जनरेट करना है, इफ़ेक्टिव कंटेंट जनरेट करना है, ट्रेंड्स देखने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, ब्रांडिंग है, गाइडलाइंस है, वो सारी आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे है। जितना सवाल आप करेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। लेकिन वंस अगेन आप लोगों ने ख्याल करना है कि जीपीटी से इंफॉर्मेशन जो आए उस पर रिलाय नहीं करना ब्लाइंडली। ठीक है, उसको ह्यूमन टच ज़रूरी है इन डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है डिफरेंट एआई टूल्स के लिए स्टैंडर्ड होगी या डिफरेंट होगी हर एक टूल के लिए? फॉर एग्जांपल बार्ड है, चैटजीपीटी है, और भी मार्केट में आ रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टैंडर्डाइज होगी या डिफरेंट? अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो डिफरेंट टूल्स के लिए डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल बार्ड से बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, चैट जीपीटी से बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, क्लाउड से बात करने का तरीका डिफरेंट होगा। देखो बेसिक्स सेम होंगी, थोड़ी टेक्निक्स बदलेंगी और ये आपको एल्गोरिदम और रिस्पॉन्स की बेस पे अंदाज़ा होगा। जैसे मैंने कहा था कि घर में 2 बच्चे हों तो उनके रिस्पॉन्स पे आपको अंदाज़ा होता है कि यार इसके साथ बात तमीज़ से करनी पड़ेगी, इसने गले पड़ जाना है, या इसको ये तमीज़ से बात नहीं सुनने वाला, इसको इस तरह से बोलना है, इसको लालच देनी है, इसको नहीं देनी। मतलब छोटा सा रिस्पॉन्स की बेस पे आप मेथडोलॉजी अप्रोच चेंज करोगे, बेसिक्स विल रिमेन द सेम। फर्दर हम इसको कवर करेंगे मोर। ओ माशाल्लाह, अवैस भाई का सवाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जी अवैस भाई, किसी ने तंग किया आपको? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि डाटा पे हमने मॉडल ट्रेन करने हैं, अभी बात हो रही है, लेकिन डाटा की इंटेग्रिटी कैसे चेक होगी कि डाटा हम बात कर रहे हैं, हम डाटा गलत दे जा रहे हैं क्योंकि उसने तो कहीं से डाटा उठाना है। अब वो मॉडल ट्रेन हो गया, किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसने शॉर्ट आंसर गार्बेज इन गार्बेज आउट। नहीं, आप सवाल रिपीट नहीं करते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप करें सवाल ये है, और बड़ा समझदार आदमी है हमारा, इसने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो डेटा हम दे रहे हैं मॉडल को, जिसकी बेस पे हमने मॉडल से इंफॉर्मेशन लेनी है, ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि वो जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा ठीक भी है। वापस अपनी उस स्टोरी पे आता हूँ, और जब हम एक मैकेनिक को ट्रेन कर रहे थे, अगर हम कोई ऐसी किताब उसे पढ़ने को कहते हैं जिसके अंदर गाड़ी ख़राब करने के सारे तरीके लिखे हुए हैं, तो जब भी हम उससे सवाल करेंगे तो हमें गाड़ी ख़राब करने का तरीका बताएगा, राइट। और हमें अगर उसको अगर इंफॉर्मेशन देते नहीं है सही तरीके से, तो वैलिडेट कैसे होगी, वेरीफाई कैसे होगी। ठीक है, ये वाला सवाल है उसका। अब आप गार्बेज इन गार्बेज आउट पे आ जाए। मैंने तो जवाब दे दिया। अच्छा, मैं फिर इसको बड़ा लंबा करता हूँ। देखो भैया, देखो मेरी बात सुनो। इस पे एक तो पूरा हम टॉपिक कर सकते हैं डेटा पे कि यार वो डेटा, इसको 2 हिस्सों में पहले डिवाइड कर लें। नंबर 1, अज्यूम कर लें कि डेटा ठीक है, अज्यूम कर लें। पहले आपने ये रूल आउट करना है कि सही डेटा सही तरीके से फीड किया जा रहा है और उसकी सही आउटपुट आ रही है एज़ पर द डेटा। एक ये चेक करना होता है कि जो मैंने किताब उसको पढ़ाई, उसी किताब में से मुझे वैलिड क्वेश्चन दे रहा है। तो टेस्ट एंड ट्रेनिंग डेटा मैंने कह दिया कि पहले हम कुछ सवाल अपने पास रोक लेते हैं जिनके जवाब हमें पता होते हैं, हम उससे सवाल पूछेंगे और अपने जवाब से वेरीफाई करेंगे कि यार इसको मैंने ये पढ़ाया था और उसने बात तो सही बताई थी। ठीक है, बच्चे को पढ़ाया जाता है ना कि ये रिमोट है, थोड़ी देर बाद हम उससे पूछते हैं क्या है ये, वो बताता है रिमोट है। ठीक है, तो मतलब जो डेटा फीड किया वो डेटा सही फीड हो गया, हमने अज्यूम किया कि ये रिमोट है। अब उससे एक लेयर पहले आ जाते हैं कि वो जो डेटा है वो वैलिडेट है या नहीं है, उसकी पूरी टेक्निक्स हैं, क्योंकि उसमें आपने देखना है, थोड़ी रिसर्च इन्वॉल्व हो जाती है कि अगर उस डेटा के अंदर लिखा हुआ है कि ट्विटर जो है वो 1970 में बना, ठीक है, एक जस्ट अ फिगर है,
तो आपको जाके उसकी फिर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, सोर्स चेक करना पड़ता है, डाटा किसने जनरेट किया, कैसे जनरेट किया, उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं कि नॉर्मलीज क्या, नॉर्मलीज नॉइज, आप उस तरह में कर ये पूरा एक डिसिप्लिन, पूरा एक नीश है, डिसिप्लिन और इसे कहते हैं डाटा इंजीनियर। डाटा इंजीनियरिंग जो है उसकी ये जॉब है कि वो ऐसा डाटा लेके आए जो मॉडल डेवलप करने के लिए यूज़फुल हो। अगेन इसकी डिटेल इन इट सेल्फ एक पूरा टॉपिक है और वो हम रख सकते हैं किसी एक में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी आप लोगों के बैठने का, और थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे एट द एंड? नहीं, मैं सबसे पहले ये कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एआई पढ़ने के लिए इतने लोग ऑनलाइन हैं। दैट इज़ समथिंग रियली इनकरेजिंग। आज हमारे 2 घंटे में कोई हुए हैं 700 लोग आउट और 4 महीने हैं बाकी। इट्स वेरी इनकरेजिंग है। मुझे लग रहा है कि हमें पैसे दे के बंदे ना लाने पड़े, लेकिन मजाक करो, दैट जोक्स अपार्ट, आज तक कोई लाइव सेशन हमारा ऐसा नहीं हुआ इतना बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड, और जिसमें कंसिस्टेंटली इतने लोग बैठे हों। अमेजिंग, क्योंकि आपके पास शायद आप अगर फेसबुक पे यूट्यूब तो आपको सिर्फ उसकी आउटपुट नज़र आ रही होगी। कलेक्टिवली तकरीबन 820 लोग, 850 के लोग तक रिटेन हुए हमारे एंड तक, और ये 1200-1400 से शुरू हुए थे, विच इज़ अमेजिंग। इससे अंदाज़ा हुआ कि लोग वाकई सीखना चाहते हैं और हमने ये जो किया है ये गलती नहीं की। और मैं एक और बात बताता जाऊँ, एट द एंड ऑफ द डे ये जो सारी अरेंजमेंट है ये अकेले की नहीं है, डॉक्टर साहब और फिर डॉक्टर साहब की टीम, फिर इसमें ऑफिस स्टाफ हमारा, फिर हमारी ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जेवन सोल्यूशन की टीम, क्योंकि ये हॉल जो था मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि खाली कर दें, हमें पढ़ाना है। वो बेचारे अपने आप को नीचे कहीं एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। फिर इतना सारा कम से कम 20-25 लोगों ने डेडिकेटेडली काम किया है, तब आज हम ये 2 घंटे आपके सामने खड़े हो पाए बोलने के लिए। अगर ये टीम हमारे साथ ना होती पीछे तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। थैंक यू वेरी मच दानिश, अयाज, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुबश्शिर, हारिस, या आहिस्ता आहिस्ता हमारे एडमिन्स हैं, और आपने एक तो हमें हेल्प आउट किया और दूसरा खड़े होकर लेक्चर सुना। टांगों पे इतना वजन तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी फिर भी आपका खड़े होकर सुनना अमेजिंग अमेजिंग। आई एम ट्रूली हैप्पी। इंशाल्लाह जेहलम के करीब एक गांव है डुमेली, वहाँ से सनाउर रहमान साहब हैं, इसकी तस्वीर मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर ये भागता है और 4 महीने बाद आपको नहीं पढ़ाता तो इस हाँ तो हम भी एक बनाएंगे वीगो डाल। Thank you everyone. Thank you. Jazakallah for joining us.